हेलो गाइस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 ले रहे हैं। और ये फॉर्मूले हैं जिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल डिपेंडेंट करने वाले हैं। तो उन फॉर्मूले को हम देख लेते हैं पहले। देखिए, लास्ट चैप्टर टॉपिक में मैंने बताया था, द्रव तरंग की बात की थी। आज हम द्रव तरंग के लिए फॉर्मूले बनाने वाले हैं। द्रव तरंग के तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूले बनाएंगे और अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग है फॉर्मूले ऑफ द वेवलेंथ फॉर द मैटर वेव। द्रव तरंग के तरंगदैर्घ्य का सूत्र की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपका एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल है और ये गति करता है, तो आपसे पूछा था कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। पार्टिकल है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट एक्चुअली मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ये तरंग के फॉर्म में भी गति करेगा, बट इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, इसलिए दिखाई नहीं देता, बट तरंगदैर्घ्य होती है। तो वो वैल्यू निकालनी है। तो पहला कंडीशन है जब संवेग दिया हुआ हो। मीन्स अगर एक पार्टिकल है जो गति कर रहा है और आपको दे रखा होगा कि इसका संवेग कितना है, तो बताओ उसका तरंगदैर्घ्य कितना है। तो ये एक पार्टिकल है जो गति कर रहा है, द्रव तरंग फॉर्म कर रहा है, उसका संवेग दे रखा है कि इस पार्टिकल का संवेग इतना है, तो उसका द्रव तरंगदैर्घ्य कितना होगा, द्रव तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो आंसर है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है, संवेग। तो डायरेक्ट जो पी की वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये है पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 क्या है, जब पार्टिकल का द्रव्यमान तथा वेग दिया हो। मीन्स क्या है कि अगर यही पार्टिकल है और ये गति कर रहा है और द्रव तरंग बना रहा है, और इस समय इसका आप दे रखा होगा कि इस पार्टिकल का द्रव्यमान m है और ये पार्टिकल v वेग से जा रहा है, तो उस केस में जो संवेग का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है कि p इक्वल टू कितना होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो h लिख लीजिए, p नहीं दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, वेग दे रखा है, तो p का फॉर्मूला हमने लिख दिया m इंटू वी। तो ये सेकंड केस है जब आपको जो गति कर रहा पार्टिकल है उसका द्रव्यमान दे रखा हो और उसका वेग दे रखा हो। ठीक है, एक थर्ड केस है। थर्ड केस से पहले कुछ कंडीशन हम बना लेते हैं। हेडिंग वैसे क्या है कि जब आपको अवयव का द्रव्यमान और गति ऊर्जा दे रखी हो। मीन्स जब इस बार जो पार्टिकल गति कर रहा है और द्रव तरंग बना रहा है, तो इस बार पार्टिकल का आपको द्रव्यमान दे रखा होगा और इस बार वेग नहीं दे रहा। ये दे रहा है कि ये जब पार्टिकल गति कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, कि जब वो पार्टिकल गति कर रहा है तो उसके पास कुल गति ऊर्जा कितनी है वो देगा, और कण का द्रव्यमान दे रखा होगा या पार्टिकल अवयव का द्रव्यमान दे रखा होगा। तो हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला बन गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। मैं दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस इधर एक एम था तो एक से और एम से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर पहले से था तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये m इंटू वी क्या है, संवेग होता है, तो ये संवेग का स्क्वायर है, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं संवेग की वैल्यू निकालूँ, ये दाब नहीं है, संवेग है, इस बार दाब नहीं है ये p। तो और पिछली बार भी हमने संवेग की बात कर रहे हैं, तो p इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 2m डॉट काइनेटिक एनर्जी, राइट। ओके, अब यहाँ से एक फार्मूला आप सोचिए कि जो पहले हमारा जो सिंपल पहला फॉर्मूला था वो था h अपॉन में p। p क्या है, संवेग। तो क्या इस p की जगह मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूँ, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अगर मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा अब, तो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा लैम्डा इक्वल टू h की जगह h और p की जगह 2m काइनेटिक एनर्जी। m क्या है, तो m है अगर एक पार्टिकल गति कर रहा है और द्रव तरंग बना रहा है, तो m उस पार्टिकल का द्रव्यमान, और काइनेटिक एनर्जी जब वो गति कर रहा है पार्टिकल तो उसके पास कुल गति ऊर्जा कितनी है। जब भी कोई पार्टिकल गति कर रहे हैं, कण गति कर रहे हैं, तो जनरली हम उसके गति ऊर्जा से ही कुल ऊर्जा समझते हैं, इस ऊर्जा को वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो कुल ऊर्जा गति ऊर्जा, तो आपको जब भी ऊर्जा दी जाए तो समझ लीजिएगा वो गतिज ऊर्जा की ही बात कर रहा होता है जनरली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यदि अवयव का आवेश तथा विद्युत विभवांतर दिया हो। इस बार कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन मैं बता दी। इस बार जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि आवेश और विद्युत विभवांतर दिया हो। मैंने कई जगह ये केस पहले भी बात कर रखी है, निरोधी विभव में बात कर रखी है, और इलेक्ट्रॉन के टक्कर की सहायता से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन में बात की है, आयनीकरण में बात की थी। मैंने क्या बात की थी कि यदि किसी अवयव को विभवांतर आरोपित किया जाए तो उस पर यदि आवेश का मान कितना हो, Q हो, तो उसको प्राप्त कुल ऊर्जा या कुल गति ऊर्जा कितनी होगी, Q इंटू वी। क्या मीन्स है इसका मीन्स है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और इस पर कुल इलेक्ट्रॉन नहीं माने, क्योंकि इस बार कुछ भी ले सकते हैं, और पिछली वाली क्लासों में भी मैंने बताया कि ये आवेश है। अगर एक पार्टिकल जिसपे आवेश कितना है, Q, ठीक है, माइनस हो प्लस हो, अगर माइनस ये है, अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस भी में लगाना पड़ेगा। बट अगर ये माइनस का होगा तो आपको यहाँ पर प्लस भी लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है, इस पर
क्यू आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो हम कुल आवेश क्यू की बात करेंगे और ये क्यू के लिए लगता है। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसपे कुल ऋण आवेश कितने हैं, क्यू है, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आगे आपने क्या किया, यहाँ पे धनावेश लगा दिया और धनावेश लगा के वी वोल्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है क्यू समानुपाती वी, कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा आवेश होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ विभव होगा। तो अगर ये कोई पार्टिकल है जिसमें कुल आवेश क्यू है और यहाँ पर ये फॉर्मूला इस आवेश के लिए लगता है, इसके लिए नहीं लगता, तो यहाँ पर आप धनावेश लगाओगे, ये कुल ऋण आवेश कितना है, क्यू है, और यहाँ पे धनावेश लगाओगे, विभव बढ़ा रहे हो, तो क्या करेगा, इसे खींचेगा, और जब खींचेगा तो क्या गति प्रदान करेगा, और गति प्रदान करेगा तो कुल ऊर्जा मिलेगी, गति ऊर्जा मिलेगी। तो वही आपका है कि जब भी आप वी विभवांतर लगाओगे तो उसकी सहायता से आप किसी अवयव को गतिज ऊर्जा देते हो। इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला Q इंटू वी भी हो सकता है। Q क्या है, किसी अवयव पे कुल आवेश, और V क्या है, उस अवयव पे लगाया गया विभवांतर। तो एक फॉर्मूला हमने बना लिया कि गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी, कुल आवेश इंटू आरोपित विभवांतर। तो अगर आपने क्या किया, अवयव पे कुल आवेश Q है और उस पर कितना विभवांतर लगाया, V, तो उस पार्टिकल को जो गति ऊर्जा मिलेगी वो बनेगी Q इंटू वी मिलेगी, राइट। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला जो देखा था वो क्या लिखा था, एच लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m काइनेटिक एनर्जी, ये समीकरण थर्ड था, पीछे थे, यहाँ पर हमने ये प्रूव किया हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। बट इस बार मैंने नीचे वाले फॉर्मूला क्या बना दिया, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो गई है, Q डॉट वी के इक्वल हो गई है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बना लिया, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Q इंटू वी। तो क्या के काइनेटिक एनर्जी जो मैं Q इंटू वी रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m की जगह m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या रख देंगे, Q इंटू वी। ये क्या है, अवयव पे कुल आवेश, ये क्या है, अवयव पे लगाया गया विभवांतर, और ये अवयव का कुल द्रव्यमान। ये हो गया, हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए हैं। अभी हम कुछ और फॉर्मूले ट्राई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये है कि यदि द्रव्यमान तथा तापमान दिया हुआ, तो पहले हमने विभवांतर की बात कर ली, गति ऊर्जा की बात कर ली, संवेग की बात कर ली, और वेग से भी हमने बात कर ली। इस बार मैं तापमान से रिलेट करने वाला हूँ। अगर आपने 11th में आपने केटीजी पढ़ी हुई है, तो केटीजी में हमने एक चीज़ लिखा हुआ है कि केटीजी के अनुसार एक आणविक गैस के लिए, मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक कण की गति ऊर्जा कितनी होती है, अगर उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो, 3 हो, तो आपको याद है उसकी कुल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। अगर हम एक मोल के लिए बात करें तो R लगाएंगे, बट एक कण के लिए, एक अणु के लिए लगाना हो तो आप 3/2 kT लगाओगे। मीन्स क्या है कि अगर एक कोई गैस का कण जो मोनो एटॉमिक है, एक आणविक है, ठीक है, एक आणविक है और वो गति करता है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लो, और ये एक ऐसे गति करता है, एक परमाणु है, तो जब तरंगदैर्घ्य इससे बनेगी तो उस केस में उसके पास जो गति ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला होगा 3/2 kT। अगर एक मोल के लिए गैस की बात करते तो यहाँ पे R लगाते, एक कण के लिए, एक परमाणु के लिए बात कर रहे हैं तो kT लगाएंगे। समझ में आ रहा है, 3/2 kT। तो आणविक की जगह परमाणु की बात करते हैं kT के अनुसार। एक परमाणु के लिए आप मान लीजिए, सिंगल परमाणु की हम बात करें कि वो H2 हो जाएगा, अणु की बात करने लगे तो एक परमाणु के लिए बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें, और उस कण पे एक ही ये वैल्यू है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 हो जाएगा। उस केस में k डॉट ई हो जाएगा 3/2 kT हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। अगर यही H2 होता, द्विआण्विक हो जाता, तो ये 3/2 kT की जगह 5/2 kT होता, ये जो कि हमने 11th में पढ़ा हुआ है। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, एक आणविक, द्विआण्विक, एक परमाणु की, द्विपरमाणु की, त्रिपरमाणु बता रखा है। तो अगर एक परमाणु हो तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी अगर तापमान से रिलेट करें तो होता 3/2 kT होगा। अगर द्विपरमाणु होता तो 5/2, त्रिपरमाणु होता तो 7/2, ये 6 या 3 kT हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन मैंने बता रखा है कि 3 kT भी हो जाता है, और भी वो बहुत सारी कंडीशन है। तो हम सिंपल से एक परमाणु के लिए बात करें तो k डॉट ई इक्वल टू होगा 3/2 kT। अब वापस वही फॉर्मूला है हमारे पास कि हमने क्या यूज किया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या रखने वाले हैं, काइनेटिक का फॉर्मूला रखने वाले हैं 3/2 kT हम रखने वाले हैं, राइट ना। तो जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, h अपॉन में 2m, राइट ना, 2 की जगह 2, m की जगह m, बट काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रखोगे आप, 3/2 kT। तो 2 से 2 कट जाएगा
और बचेगा 3m/kT। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 3m/kT। बट याद रखिएगा ये कौन से गैसेस के लिए है, ये है एक परमाणु वाले, द्विपरमाणु के लिए, त्रिपरमाणु के लिए। द्विपरमाणु बनाओगे तो ये जो वैल्यू है 3/2 kT ये चेंज हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए बात करोगे तो वो 5/2 kT हो जाएगा, और त्रिपरमाणु के लिए बात करोगे तो ये 3 kT हो जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन बना के मैं समझा दूंगा आपको। फिलहाल आप याद रखिएगा कि अगर गैसेस की बात करते हैं जनरली वो आपको एक परमाणु की बात करता है। तो h अपॉन में 3m/kT ये फॉर्मूला है। और T क्या है, टेम्परेचर, K क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, जिसकी ये है K की वैल्यू है बोल्ट्जमान नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होती है। तो यही फॉर्मूला था। तो हमने एक अब मैं कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होने वाले हैं। देखिए लैम्डा का जो फॉर्मूला है एक हमने बना रखा है वो है h अपॉन 2m/qv, ये इसी से बनवाया था। और ये हमने एक विभव के फॉर्म में, आवेश और विभव के फॉर्म में दे रखा है कि यदि पार्टिकल के पास द्रव्यमान हो और आपका वो आवेश दे और विभव दे तो उसका फॉर्मूला ये कैसे बनेगा, h अपॉन 2m/qv। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये भी फॉर्मूला है और ज़्यादा ये यूज होता है। तो अब हम अप्लाई करके देखते हैं इसको। देखिए आपको बोले कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है, जिसको v विभवांतर या 10 वोल्ट बोल देगा या 100 वोल्ट बोल देगा, कि इस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से विभवांतरित किया गया। क्या मीन्स है कि एक इलेक्ट्रॉन है स्थिर अवस्था में है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस 100 वोल्ट लगा देगा और 100 वोल्ट लगाते ही क्या हुआ, ये खींचेगा इसकी तरफ, तो इसको गति ऊर्जा मिलेगी। बट गति ऊर्जा किसकी हेल्प से मिली है, तो QV की हेल्प से मिली है, विभवांतर की हेल्प से मिली है। तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला सॉल्व करना होता है। तो आप देखिए H लिखा, लैम्डा इक्वल टू h 2m/qv वो फॉर्मूला है। अच्छा m क्या होता है, अवयव का द्रव्यमान। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻�9 कूलम, और V क्या है, विभव जो आपको देगा वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लैम्डा इक्वल टू 6.63 × 10⁻34, h की प्लैंक नियतांक का वैल्यू है, ये रख दिया इसको, और 2 की जगह 2। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आंसर है 9.1 × 10⁻31 kg, रख दिया यहाँ पर। ये क्या है, Q है, Q आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19, और V हमें नहीं पता, वो कुछ भी दे सकता है, 100 200 300 जो देगा वो रख देना है। इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ना वो है 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से विभवांतरित किया गया है, बताओ उसका तरंग कितना होगा। तो आंसर हमें m अब नहीं रखना, हमें डायरेक्ट रखना होगा 12.27 √100 वोल्ट। तो डायरेक्ट रख देंगे 12.27 √100 वोल्ट डायरेक्ट के, जो भी आंसर आएगा हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन था इलेक्ट्रॉन के लिए। बट यही कॉन्सेप्ट अगर प्रोटॉन के लिए लगाया जाए तो क्या होगा, तो यदि पार्टिकल किसका हो, प्रोटॉन का हो। किसका हो, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको Q फिर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला वही है h अपॉन 2m/qv, राइट ना, h अपॉन 2m/qv। तो m भी चाहिए आपको, Q भी चाहिए आपको। तो अगेन Q की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.6 × 10⁻9 कूलम। प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻9 कूलम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो ये होता है, वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। फिर वापस वही वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, q की रखेंगे, v हमें नहीं पता कि वो कितना दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगा 0.286 √v, ठीक है। मीन्स क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए प्रोटॉन के लिए, एक प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो नो डाउट आपको यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो आपको बोला कि एक प्रोटॉन है जिसको 100 वोल्ट से -100 वोल्ट से विभवांतरित किया गया है, तो बताओ उसका तरंग कितना होगा अगर वो द्रव तरंग बनाता है। तो आंसर है लैम्डा इक्वल टू 0.86 √ में सिर्फ 100 रख देना। अगर 200 दे विभवांतर कितना है 200, तो डायरेक्ट 200 रख देना। तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा 0.286 अपॉन में 100। कब, जब बोले कि 100 वोल्ट से विभवांतरित किया गया, 200 बोले तो 200 रख दो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें डायरेक्ट जैसे ही प्रोटॉन बोलेगा हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। पर ध्यान रखिए कि वो विभवांतर के फॉर्म में बोल रहा है, कई सारी कंडीशन अलग होने वाले हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो विभवांतर के फॉर्म की बता रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पार्टिकल किसका हो, अल्फा पार्टिकल हो, राइट। और अल्फा पार्टिकल के लिए अगर सोचा जाए तो अल्फा का जो मेंशन होता है वो होता है 2He4। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं
और इसका जो भार होता है वो 4 प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, बट आप प्रोटॉन के बराबर मान सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए फॉर्मूला वही हम यूज करने वाले हैं, लैम्डा इक्वल टू H/2m/QV, कुल आवेश कुल द्रव्यमान। तो जब अल्फा की बात की जाए तो अल्फा पे आवेश किसके बराबर होता है, तो आंसर है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है कि 2He4 लिखा जाता है अल्फा को, +2 याद है ना, He+2 लिखा जाता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दें, अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो जो बचेगा वो अल्फा होता है। तो अल्फा में 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर ही मानते हैं। तो अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो 4 प्रोटॉन के बराबर और आवेश पूछा जाए तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल में कुल आवेश कितना हुआ, तो आंसर है 2 प्रोटॉन के बराबर। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, राइट। बट आपसे मास पूछा जाए कि अल्फा का द्रव्यमान कितना है, m कितना है, तो वो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 4 × 1.6 ये किसका द्रव्यमान है, तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो 4 × 1.6 × 10⁻27। ध्यान रखिए हमेशा q और v बदलता जाएगा, पार्टिकल का चेंज हो रहा है तो q और v उस पार्टिकल के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो इस बार q 2 प्रोटॉन के बराबर और m 4 प्रोटॉन के बराबर आता है, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है ना, और ये 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है। जैसी वैल्यू आपने वापस रखी, क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल टू H/√2m/QV। तो वापस देखा हमने फॉर्मूला, यही यहाँ पर देखा लिखा हुआ है मैंने, H/√2m/QV। H की वैल्यू प्लैंक रिएक्टर रखी, 2 रखा, m का जो मान है वो कितना है 4 × 1.6 × 10⁻27। Q की जो वैल्यू है वो है 2 × 1.6 × 10⁻19, अगल बगल में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और v की क्योंकि v जो भी देगा वो हमें रखना होगा, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है, ये सारे m q h चेंज नहीं होता, इसलिए हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करके रख लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 0.101 सॉल्व करेंगे तो √v आ जाएगा। अब जैसे आपको बोला गया कि एक अल्फा पार्टिकल है और उस अल्फा पार्टिकल 1000 वोल्ट से आप त्वरित कर रहे हो, है ना, तो अल्फा भी प्लस का होता है, तो नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो अल्फा अगर देता है एक पार्टिकल अल्फा, तो यहाँ पे माइनस का 1000 वोल्ट लगाते ही क्या करना पड़ेगा, ये इसको खींचेगा और खींचेगा तो गति ऊर्जा मिलेगी। तो उस समय आपसे पूछा जाए तो बताओ तरंग कितना होगा जब ये दब तरंग बनाता है, तो आंसर है डायरेक्ट आपको रखना है 0.101 √v, और v की जगह अगर 1000 रखो, 5000 रहता है 5000 रख दो और आंसर आ जाएगा आपका, राइट। एक लास्ट पॉइंट जो है, सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो है यदि पार्टिकल ड्यूट्रॉन हो, और ड्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 1s2। तो ये आवेश इसके बराबर और द्रव्यमान इसके बराबर, तो आवेश 1 प्रोटॉन के बराबर होगा और द्रव्यमान 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1 प्रोटॉन के बराबर, 1 प्रोटॉन के बराबर आवेश, तो 1.6 × 10⁻90 कूलम। पर द्रव्यमान जो होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान, और वो क्या होगा 2 × 1.6 × 10⁻27 kg रखिए आप। तो लैम्डा इक्वल टू H की वैल्यू रखी, 2 रखा, ये मैंने किसकी वैल्यू रखी, m का रखा, और ये मैंने Q और V ऐसे कैसा रहा। जब सॉल्व करते हैं तो आता है लैम्डा इक्वल टू 0.202 एंगस्ट्रॉम अपो, और ये √v आता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है आपका, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास विभव के फॉर्म में। बट कई बार हमसे वो आपसे क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है विभव के फॉर्म में भी पूछ सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में पूछ सकता है। तो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वैसे ही निकाल सकते हैं, बट एक बहुत खास बार बार रिपीट करता है, न्यूट्रॉन के लिए पूछता है वो, कि यदि पार्टिकल न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, अगर न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। तो अगर न्यूट्रॉन को खींचना है या गति देना है तो वो टेम्परेचर की सहायता से ही दे सकते हो, माइनस प्लस करके नहीं दे सकते, क्योंकि इस पर ना धनावेश है ना ऋणावेश, तो खींचेगा ही नहीं किसी से, इसलिए इसको टेम्परेचर की सहायता से ही गति ऊर्जा दी जा सकती है, राइट है। तो उसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट है, मैं ड्राइव नहीं किया, मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा क्यों आता है ऐसा। वैसे आपका गैसेस के लिए मैंने बता दिया था ये 3 mkt होता है, बट न्यूट्रॉन के लिए 2 mkt होता है। तो लैम्डा इक्वल टू H/2 mkt, m की वैल्यू न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, तो m इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg, और फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो 6.63 × 10⁻34 2, और ये क्या है आपका द्रव्यमान, ये किसकी वैल्यू है k की, और ये रहा टेम्परेचर। तो सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आता है लैम्डा इक्वल टू 30.8 अपॉन में √2 एंगस्ट्रॉम की। मीन्स क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूट्रॉन है जिसको 100 डिग्री सेल्सियस पे
ताप प्रोवाइड किया जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में ताप, उसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो बताओ उसके पास तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो जैसे ही किसी न्यूट्रॉन को आप उसको गर्म कर दोगे, तापमान दोगे, तो केटीजी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे हमने पढ़ा था, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो गति करेगा। तो उस केस में जब गति करेगा तो द्रव्य तरंग बनेगी ही बनेगी, और उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है 30.8 रूट टी एंगस्ट्रॉम। तो टी जितना भी दे, 27 डिग्री सेल्सियस हमें केल्विन में यूज करना है, तो 27 डिग्री दे तो 273 प्लस 27 कर दीजिए, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, यहाँ पर रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर आपसे किससे बात करता है वो, अगर आपसे वो बात करता है न्यूट्रॉन की बात करता है और टेम्परेचर 30.8 रूट टी, टेम्परेचर फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक कंडीशन बनाकर दिखाई है। न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाऊंगा कि टेम्परेचर बेस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे सॉल्व करना है और डायरेक्ट फॉर्मूले क्या बनेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट टॉपिक की बात करेंगे और ऑफिशियली चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल रह जाएंगे। थैंक यू।